नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके स्टोन एज से संबंधित प्रश्नों के बारे में। यह दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनमें दोस्तों हिस्ट्री क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं प्रश्नों की दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इस सीरीज में हम लोगों ने स्टोन एज से शुरुआत की है और पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को दोस्तों एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको डिटेल में देखेंगे। इसके पहले के दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करें। जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों हमें यह भी बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में स्टोन एज से संबंधित कुछ बड़े ही बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा की थी और उसमें डिटेल में हमने उनको जानने और समझने का प्रयास किया था। अब आज के इस सेशन में दोस्तों कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जो आपके दोस्तों पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको दोस्तों यहां पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं उनका प्रमाण दिखाई देता है। ऑप्शन क्या क्या है? आमरीपुरा स्थल से, मेहरगढ़ से, कोटदीजी से या फिर कालीबंगा से। व्हाट इज द राइट आंसर? कहां से जो है हमें कि स्टोन एज से लेके, पाषाण काल से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी दोस्तों इसकी चर्चा की थी। अभी जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे बताया था व्हाट इज द राइट आंसर। आप सभी के पास एक क्वेश्चन का देने का जो समय है वो 5 सेकेंड है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जो मेहरगढ़ पुरास्थल है, ये वह पुरास्थल है जहां से पाषाण काल जो कि आपका न्यूलिथिक फेज है उसका प्रमाण प्राप्त होता है, और वहीं से जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्री हड़प्पन फेज है, ठीक है, ये जो है आप कायदे बात करें तो यह पुरास्थल जो है हमें न्यूलिथिक एज का अर्थात नव पाषाण काल की जानकारी देता है। और हड़प्पा फेज की बात करते हैं तो यहां से हमें जो है प्री हड़प्पन कल्चर, ठीक है, अर्थात यहां से प्राक सैंधव संस्कृतियों का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। अब जब आप मेहरगढ़ की बात करते हो तो न्यूलिथिक काल के संदर्भ में यहां पर जो है हमें किसका, गेहूं प्लस जो जव है उसके उगाए जाने का जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप है, यहां पे सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण है मेहरगढ़ में दिखाई देता है। बाकी मेहरगढ़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल की भी क्लास में बताया था कि मेहरगढ़ आपका कहां पे है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर स्थित है। उत्खनन का काम किसके द्वारा किया गया? तो आपने नाम सुना होगा JF जेरीज का। JF जेरीज ने जो है कि यहां पे उत्खनन का काम किया। यह उन्होंने उत्खनन कैथरीन जेरीज थी, उनके निर्देशन में जो है JF जेरीज ने यहां पे उत्खनन का काम किया। यह जो मेहरगढ़ पुरास्थल है, यह बोलन नदी जो है, कौन सी नदी? बोलन नदी जो है उसके तट पर स्थित एक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? क्वेश्चन क्या है कि भारत के अंतर्गत सबसे पहली बार कौन सा न्यूलिथिक साइट है जिसकी जानकारी जो है हमें देखने को मिलती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके सामने? ऑप्शंस है आपका कोल्डिहवा, चिरांद, गुफ कराल या फिर लिंग शुगुर आर्कियोलॉजिकल साइट। बताए भाई,
व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि किस पुरास्थल से सबसे पहली बार जो है नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुआ था। यदि क्वेश्चन ये होता तब इसका आंसर जो आप लोग देने का प्रयास कर रहे हैं वह होता। क्वेश्चन यहां पे बेटे साइट की बात कर रहा है, पुरास्थल की बात कर रहा है। बताइए, चलिए मुझे एक आंसर दिखाई दे रहा है, हरमन जी ने आंसर किया है लिंग शुगुर। पहली बात कि मैं बता दूं कि लिंग शुगुर आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं होगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि यदि आप लिंग शुगुर को कह रहे हैं तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा चिरांद। चिरांद कहां पर है आपका? बिहार का बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, आप सभी जानते होंगे। यहां से हमें जो सामुदायिक चूल्हा है, चिरांद से जो है हमें सामुदायिक नवपाषाण काल का बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, सामुदायिक चूल्हा जो है, ठीक है, उसका जो प्रमाण है यहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आपका जो पुरास्थल है वो आपका सोन, गंडक, घाघरा का जो संगम है वहां पर आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल ये स्थित है। और यदि हम बात करते हैं कि जो आप लोग आंसर बता रहे हो बेटे ये लिंग शुगुर, ठीक है, ये लिंग शुगुर अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका नवपाषाण काल का सबसे जो पहला उपकरण प्राप्त हुआ था तो यही वो लिंग शुगुर आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से इसके प्रमाण देखने को मिले थे। ठीक है, किसको मिले थे? तो एम.एच. कृष्णन को। किसको? एम.एच. कृष्णन थे। एम.एच. कृष्णन को ही सबसे पहली बार जो है यहां से जो प्रथम नवपाषाणिक उपकरण है उसका जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिला था। अब ऐसे में एक चीज और निकल कर आती है कि ठीक है, ओवरऑल आपने इंडिया में देखा कि जो लिंग शुगुर आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से सबसे पहली बार जो आपके क्या है नवपाषाणिक उपकरण है वह देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की हम जब बात करते हैं, खासकर वहां पे हम जब बात करते हैं कौन सा, जो आपका ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी जो असम का इलाका साइड है, ठीक है, तो वहां पर जो है कि प्रथम नवपाषाणिक उपकरण किसके द्वारा प्राप्त किया गया? प्रथम नवपाषाणिक जो उपकरण है यह किसके द्वारा प्राप्त किया गया? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को यदि अच्छे से दिमाग लगा के करोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन यदि थोड़ा सा भी जल्दीबाजी कर गए, क्वेश्चंस को आपने सही से नहीं पढ़ा, तो आप आने वाले क्वेश्चन को बेटे आराम से गलती करके आओगे और आपका जो एग्जामिनेशन है हो सकता है कि एकदम आप लेवल पे आके जो थोड़ा सा पीछे रह जाए। तो ऐसे भी निवेदन है कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया सर्वप्रथम सूचित कौन सा हुआ पुरास्थल, ये नहीं पूछा गया कि कहां से सबसे पहली बार कौन सा उपकरण मिला था। यदि उपकरण की बात करता देने और आंसर है लिंग शुगुर, यहां पे केवल साइट की बात कर रहा है तो वो होगा आपका चिरांद। खैर, तो ब्रह्मपुत्र घाटी से जॉन लुबॉक का नाम आप सभी ने सुना होगा, जॉन लुबॉक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई है? जो आपके मेगालिथिक स्ट्रक्चर हैं इनको किस रूप में जो है आइडेंटिफाई किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सन्यासी की गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? बी। देखो बेटा ये प्ले ग्रुप का क्वेश्चन है। जो बच्चे आपके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आपके आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्ले ग्रुप का है, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं गदहिया गोल वाला प्रश्न है ही। बताओ क्या होगा? अब इससे सिंपल तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए 3 लोगों ने आंसर किया है, हरमन जी ने, प्रियंका जी ने, अदिति जी ने। बिल्कुल सही आंसर बेटे, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपको मृतकों को दफनाए जाने का स्थान के रूप में जो है बृहद पाषाण स्मारक जो है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं मेगालिथिक बरियल्स कहते हैं, या फिर कह लीजिए मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो बृहद पाषाण काल है यह किस काल को दर्शाते हैं, किस एज को डिनोट करते हैं। तो जब हम बृहद पाषाण काल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि जो बृहद पाषाण काल है इनका जो मुख्य क्षेत्र है
वो दक्षिण भारत है। हालांकि बृहद पाषाण काल के जो प्रमाण हैं, इनसे संबंधित जो संरचनाएं हैं वो उत्तर भारत से भी मिली हुई हैं, पश्चिमोत्तर भारत से भी मिली हुई हैं, लेकिन यह जो मुख्य इनका जो क्षेत्र है जहां से इसके प्रमाण मिलते हैं वो है आपका दक्षिण भारत, साउथ इंडिया का क्षेत्र। किस एज को डिनोट करते हैं? तो साउथ इंडिया का जो है यह आयरन एज को, अर्थात जो लौह युग है, यह इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि इस काल के जो लोग हैं वो अपने मृतकों को दफनाने के लिए जो है स्टोन का, बड़े बड़े स्लैब का प्रयोग करते थे। दफनाए जाने के पश्चात उस पे एक स्ट्रक्चर नुमा संरचना बना के, जिसको ही हम क्या कहते हैं, बृहद पाषाणकालीन स्मारक के रूप में हम जानते हैं। अब यहीं से इसी भी आपके मेगालिथिक पीरियड से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मृदभांड जुड़ा हुआ है, और वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैच जैसे कि आपका पीजीडब्ल्यू किस फेज से है, एनबीपीडब्ल्यू किस फेज से है, ओसीपी किस फेज से है, बीआरडब्ल्यू किस फेज से है, रेडवेयर किस फेज से है, आपका कॉर्डेड वेयर किस फेज से है। तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है। यदि आपने इनको कायदे से नहीं पढ़ा है तो नो डाउट आप एग्जाम में गलती करोगे और आप जो है कि वहां पे नंबर आपका जा सकता है। तो जो आपका ये मेगालिथिक पीरियड है उससे एसोसिएट करता है आपका बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर के रूप में जो है हम इन्हें जानते। अब समझिएगा, जैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम मृतकों को दफनाने के पश्चात, उनके अवशेषों को दफनाने के पश्चात जो है उनके ऊपर एक संरचना का निर्माण करते थे। ठीक, तो वो थे खासकर भगवान बुद्ध की अस्थियां या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपके विशिष्ट जन थे, अर्थात जो उनसे संबंधित जो मॉन्क्स थे, उनकी अस्थियों के ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया। लेकिन यहां पर यह है कि ये जो मेगालिथिक बरियल हैं, समानतः जैसे हमारे और आपके लोगों को क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए। और दफनाने के पश्चात तो हमने क्या किया, जो हमारी समाधि है, जो कब्र है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिए, स्टोन्स के आपके स्लैब रख दिए, अर्थात पत्थर के टुकड़े रख दिए। अब उनके आकार अलग अलग हो सकते थे। मान लीजिए जो है कि हमने जो है कि कुछ इस प्रकार का जो है कि स्लैब बना दिया है, हमने एक पत्थर ऐसे रखा, ये इसके नीचे समाधि है हमारी, ठीक, इसके ऊपर एक स्लैब है और उसके ऊपर ऐसे। तो ये अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कहीं पे आपको पिलर वाला दिखाई देता है, ठीक है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आपको जो है कि सराउंडेड एरिया में दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, मेनहिर कहते हैं। ये सभी डोलेमन आपका नाम सुना होगा, मेनहिर नाम सुना होगा, ये सभी जो है आपके किनका संबंध है इनसे, ये सभी आपके मेगालिथिक पीरियड से जो है इनका संबंध जो है हम जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख के टीलों को आपको यहां से पहचानना है। ऑप्शन पय्यमपल्ली, कुपगल, कोल्डिहवा और ब्रह्मगिरी। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसको तो मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया भी था। द राइट आंसर इज बेसिक सा है भैया, इसमें कुछ सोचना है, तुरंत लगाओ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे कुपगल हो गया, कुपगल के अलावा आप चाहें तो बूंदीहल भी जोड़ सकते हैं, बूंदीहल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये सभी आपके राख के टीले हैं, जो कि ये कहां पाए जाते हैं? पहली बात को ध्यान रखो कि राख के टीले जो है आपके नवपाषाण काल में जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहीं से प्राप्त होते हैं। ये राख के टीले हैं क्या पे? तो जो आपके स्कॉलर्स हैं, आपके जो विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि नवपाषाण काल के दौरान जो पशुपालन किया जाता था, तो पशुओं से प्राप्त जो गोबर होते थे, ठीक है, जो अवशेष होते थे उनके, उनको एक साथ ढेर जो है उनको जला दिया जाता था, जिसके पश्चात जो राख के ढेर है वो हमें वहां पर प्राप्त होते हैं। और इसके प्रमाण अलग अलग जो आपके दक्षिण भारत के पुरास्थल है वहां से प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो उत्खनन किया गया, ध्यान रखिएगा, राख का टीला जिसे सबसे पहली बार उत्खनन किया गया वो भी आपका कुपगल आर्कियोलॉजिकल साइट ही है। वैसे ही आपका एक और पुरास्थल है, वो है आपका बूंदीहल, जहां से इस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट दिया हुआ है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहां पे काम किया है आपके मार्टिमर व्हीलर ने। किसने काम किया है? मार्टिमर व्हीलर ने जो है यहां पर काम किया है, और यहां से काफी महत्वपूर्ण जो जानकारी है नवपाषाण कालीन संबंध में जो है देखने को मिलता है। मैंने डिटेल्ड में जो आपके इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स वाली वीडियोस हैं,
ठीक है, भारत के जितने प्रमुख पुरास्थल हैं उनकी जो वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोल्डिवा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, चावल के साक्ष्य के लिए जो है कोल्डिवा जाना जाता है। पय्यमपल्ली भी आपका जो है दक्षिण भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जो जाना जाता है। नवपाषाण काल के जो प्रमाण है यहां से देखने को मिले हुए। खैर, अगला क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा ऐसा रॉक शेल्टर है, कौन सा ऐसा शिलाश्रय है जहां से सर्वाधिक मात्रा में जो है हमें किसके प्रमाण मिले हुए हैं? चित्र के, पेंटिंग्स के। ऑप्शन घघरिया, भीमबेटका, लेखिया या फिर आदमगढ़। बताइए भाई क्या सही आंसर होगा, कहां से प्रमाण मिला है? बताओ भाई। सी, बी, सी। ठीक है, देखिए बी होगा। क्या होगा? बी। सबसे अधिक रॉक शेल्टर इसमें जो आपका भीमबेटका है यहां से देखने को मिला है। भीमबेटका बेटे कहां पर है? एमपी में है। ठीक है, यहां पर काम किसने किया है? तो आपने नाम सुना होगा वीएस वाकणकर का। ठीक है, वीएस वाकणकर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनके द्वारा यहां पर काम किया गया। ठीक है, बाकी आपने लेखिया, कल मैंने आप लोगों को बताया था, आपको 3 बताए गए थे। एक है आपका लेखिया, एक है आपका बगही खोर और एक है आपका मोरहाना पहाड़। ठीक है, जहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो है उत्खनन का काम किया और वहां से जो आपके अलग अलग मानव कंकाल हैं, कहीं से 13, कहीं से 14 और कहीं से 41 जो मानव कंकाल हैं, वहां से हमें प्रमाण देखने को मिलता है। वैसे ही आपका आदमगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें जो है कि पशुबाड़ा का जो प्रमाण है, पशुबाड़ा का जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिलता है। अब आप में से कोई बता सकता है कि जो आदमगढ़ पुरास्थल है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? कई बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वह पूछा जाता है कि आदमगढ़ जो पुरास्थल है यह जो है किसके द्वारा उत्खनित किया गया? आरवी जोशी। वेरी गुड, किसके द्वारा? आरवी जोशी के द्वारा। ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए, जब हम भीमबेटका की बात कर रहे हैं तो भीमबेटका जो है सबसे पहली बार इसको वीएस वाकड़कर ने खोजा, बाद में वीएस वाकड़कर ने ही यहां पे पहला एक्सकर्शन किया और बाद में जो है कि वीएन मिश्रा जो है इनके साथ जुड़ते हैं और उन्होंने जो है यहां पे उत्खनन का काम किया था। अब एक बात समझिएगा कि भीमबेटका से जो चित्र के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, जो पेंटिंग्स मिलती हैं, वह किस काल की हैं? तो उनका संबंध जोड़ा जाता है मध्य पाषाण काल से। किससे हम जोड़ते हैं? मध्य पाषाण काल से। तो अधिकांशतः जो आपके चित्र हैं दे और बिलोंग्स टू द मेसोलिथिक एरा, वो किस काल से जोड़े जाते हैं? मध्य पाषाण काल से जो है जोड़ा जाता है। अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में कला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलता है? कला का प्राचीनतम प्रमाण जो है किस काल में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहली बात तो मुझे यह बताइए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में चित्रकला का जो प्रमाण है यह मुख्यतः किस काल में मिलता है? दोनों अलग अलग हैं। एक बात कर रहा है आर्ट की और दूसरी बात कर रहा है पेंटिंग्स की। बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस। बताओ बेटे क्या आंसर होगा? हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए समझिएगा, अब जब हम आर्ट की बात करते हैं, जब हम कले की बात करते हैं, तो बेटा जो कला है वो आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड से मिलना शुरू हो जाता है। अर्थात जो उच्च पूरा पाषाण काल है वहां से इसका जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। कहां से मिला है? तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में बेलन वैली का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। नाम क्या है? लोहदा नाला। नाम कुछ याद आ रहा होगा, लोहदा नाला। ये जो लोहदा नाला पूरा स्थल है, इस लोहदा नाला पूरा स्थल से ही हमें जो है किसके प्रमाण मिले हैं? मातृदेवी मूर्ति। मातृदेवी
मूर्ति का जो प्रमाण, ये मातृ देवी मूर्ति किसका बना हुआ है? ये हड्डी का बना हुआ है। तो हड्डी की बनी हुई मातृ देवी मूर्ति का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके अपर पैलोथिक फेज का है। लेकिन हालांकि इसमें भी अलग अलग जो आपके स्कॉलर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है। कुछ का मानना है कि नहीं, ये हड्डी का बना हुआ एक हार्पून है, मतलब कि मत्स्य भाला है, मछली को मारने वाला भाला है। वहीं पे कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि नहीं, ये भाला नहीं है बल्कि क्या है, एक आपके मदर गॉडेस की स्टैचू है, जो कि आपकी हड्डी की बनी हुई है, बोन की बनी हुई है। वर्तमान में आपकी यही मान्यता है कि मातृ देवी मूर्ति है। खैर, चित्रकला की बात करते हैं तो आपने सुहागी घाट का नाम सुना होगा, आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा। ये सभी आपके प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं और ये आपके मुख्यतः जिनको हम लोग जोड़ते हैं, यह आपके मध्य पाषाण काल का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बेटे देखो, ध्यान से क्वेश्चन को समझते जाइए। ये भारत के संदर्भ में है कि पेंटिंग्स मध्य पाषाण काल से और जो आर्ट है वो आपका अपर पैलोथिक पीरियड से। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे विश्व के संदर्भ में, इन वर्ल्ड आर्कियोलॉजी, द एविडेंस ऑफ आर्ट एंड आल्सो द एविडेंस ऑफ पेंटिंग्स बोथ आर्ट बिलोंग्स टू द अपर पैलोथिक पीरियड। मैंने आप लोगों को यूरोप की जब उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस की थी। ठीक है, जहां पे जो है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आपकी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति है उसमें कला का सबसे जो पहला प्रमाण है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? जो ऑरेग्नेशियन पीरियड है। आपको पता होगा 5 काल हैं, सतलपोरेनियन है, ऑरेग्नेशियन है, ग्रेवेशियन है, सलुत्रियन है और मैग्डेलेनियन है। 5 यूरोप की उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृतियां हैं और इसी में जो सेकेंड फेज है ऑरेग्नेशियन, उसी काल में सबसे पहली बार विश्व में जो मनुष्यों के द्वारा जो कला है उसका प्रमाण देखने को मिलता है। अब आपने पेंटिंग्स के लिए 2 बड़ी गुफाओं का नाम सुना होगा। फेमस पेंटिंग अल्तामीरा कहां की है? स्पेन की है। फेमस पेंटिंग लास्को कहां की है? फ्रांस की है। तो ये दोनों जो पेंटिंग्स हैं ये इसी उच्च पुरापाषाण काल का जो 5वां फेज है मैग्डेलेनियन संस्कृति, मैग्डेलेनियन कल्चर, उनसे इनका संबंध जो है जोड़ा जाता है। तो इन पॉइंट्स को, इन फैक्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी जो शवाधान है वह प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या फिर मास्की। कहां से जो है कि मालिक के हड्डी के साथ साथ जो है कि कुत्ते के आपके जो मानव कंकाल हैं वह हमें देखने को मिला हुआ है। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सनी जी आंसर कर रहे हैं, हरमन जी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ बताने की अतिरिक्त आवश्यकता है ही नहीं। एक आपका बुर्जहोम है, दूसरा है बेटे आपका गुफकराल। बुर्जहोम आपका कहां पे है? J&K, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का स्थित आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ठीक है, किस काल से संबंध इसको जोड़ा जाता है? तो ये सभी आपके जो है कि नियोलिथिक फेज से नव पाषाण काल से इनकी जानकारी जोड़ी जाती है। यह जो आपका बुर्जहोम पुरास्थल है, काम किसके द्वारा किया गया? TN खजांची का जो नाम है आप सभी ने सुना होगा जिन्होंने यहां पर काम किया है। यह जो बुर्जहोम है यह कश्मीर का खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। प्रथम नवपाषाणिक जो स्थल है उसके रूप में जो है यह जाना जाता है। ठीक है, बाकी और भी सारी कई सारी चीजें हैं बुर्जहोम से, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय उसके बारे में डिटेल जानकारी बताया था। इसी के अतिरिक्त एक और भी यहाँ पे पूरा स्थल है गुफकराल, जहां पे AK शर्मा ने काम किया है, वो भी काफी महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। ठीक है, अब चिरांद मैंने अभी आप लोगों को बताया जो कि प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल जिसे बिहार में खोजा गया। मास्की आप सभी जानते हैं नवपाषाण काल की जानकारी तो देता ही देता है, लेकिन यहां से हमें जो है कि मास्की से एक अभिलेख का भी प्रमाण मिला है अशोक के काल का, जहां पे अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपने 4 अभिलेख सुने होंगे जहां पे अशोक का जो अशोक नाम है उसका उल्लेख मिल रहा है। मास्की, गुर्जरा, ठीक है, नेत्तूर और उडेगोलम, ये 4 अभिलेख हैं जहां पे अशोक के नाम का जो उल्लेख है इन चारों अभिलेखों में देखने को मिलता है। बाकी ब्रह्मगिरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो आपके मार्टिमर व्हीलर ने यहां पर काम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन,
निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज किसके द्वारा किया गया? सोहन संस्कृति, सोहन कल्चर की जो खोज है यह किसने किया था? डीएन वाडिया ने किया था, वीडी कृष्ण स्वामी ने किया था, आरवी जोशी ने किया था, या फिर जो है कि डी टेरा और टीटी पेटरसन ने किया था? बताइए किसके द्वारा जो है यहां पे खोज किया गया? किसका? सोहन संस्कृति का, सोहन कल्चर का। ठीक है, और बताइए। डी टेरा और टीटी पेटरसन, ठीक है। और भी बताइए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर के नौका पार नहीं होती। ऐसे में गलती करेंगे तो फिर कोई संभावना है वह नहीं। अरे भाई, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि जो सोहन घाटी है इसके पितामह के रूप में हम किसे जानते हैं? कुछ याद आ रहा है? हु इज द फादर ऑफ सोहन वैली, किसको कहते हैं? तो वहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय डीएन वाडिया का नाम बताया था। देखिए बेटे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यहां पे जो चीजें हैं और पेड बैच की क्लास में जो चीजें हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज पढ़िए डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा नोट्स बनाइए। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नो डाउट हम यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज कराते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन कराते हैं, आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास भी हम कभी कभी लेते हैं, लेकिन जो जानकारी हम पेड बैच में देंगे सभी जानकारी शायद हम यहाँ पे नहीं दे पाए, क्योंकि देखिए हर चीज की अपनी लिमिट है। इसमें यहाँ पे यदि मैं डिटेलिंग करना शुरू करूं तो शायद मुझे एक ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा समय और भी लगे। तो थोड़ी बहुत जितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए और आप लोगों को जो उसकी जानकारी है वो बताई जाए। खैर, तो सोहन घाटी के पितामह के रूप में हम डीएन वाडिया को जानते हैं, क्योंकि डीएन वाडिया ने जो है सबसे पहला काम यहां पर किया था। सो दैट्स द राइट आंसर इज डीएन वाडिया। अब यहाँ पे डी टेरा एंड टीटी पेटरसन का नाम दिखाई दे रहा है। डी टेरा और टीटी पेटरसन वो लोग थे जो कि 1935 से जो येल कैम्ब्रिज अभियान दल था, येल कैम्ब्रिज अभियान दल, यह उसको लेके भारत आए थे और ये उसके क्या थे? प्रमुख थे, जिनके द्वारा जो है कि अलग अलग जो क्षेत्र है इन्होंने जो है कि कश्मीर घाटी का क्षेत्र कह लें, ठीक है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र कह लें, ठीक है, कोर्तलयार घाटी का क्षेत्र कह लें, इन चीजों को जो है इन्होंने एक्सप्लोर किया और यहां से जो है कि अलग अलग जो प्रमाण हैं वह इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आरबी जोशी का नाम आया ही था, उसमें कहां पे आया था? आदमगढ़ के लिए जो है नाम आया था। अगला क्वेश्चन, राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? कश्मीर घाटी, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, दक्षिणी भारत या फिर पूर्वी भारत? अभी बताया भाई, अभी कुछ देर पहले जो है कि राख के टीलों से संबंधित जो चर्चा है मेरे भाई साहब, आप लोगों को उनको हमने डिस्कस किया। आप लोग इतना वीडियो देखते हो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो लाइक तो कर दिया करो यार। मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है और वीडियो के लाइक्स हो नहीं रहे हैं। ठीक है, मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करना सीखिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है उस दक्षिण भारत के क्षेत्र से जो है हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? राख के टीलों के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिलता है। ठीक है, प्रथम कहां से प्राप्त हुआ था? तो मैंने आप लोगों को बताया ही, जो कुपगल है वहां से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो है कि आपने देखा था बूंदीहल जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, वो भी आपके इसी का जो है कि भाग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लेड और ब्यूरीन उद्योग संबंधित हैं किस काल से? लोअर पैलोलिथिक अर्थात निम्न पूर्व पाषाण काल, मिडिल पैलोलिथिक अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल, अपर पैलोलिथिक पीरियड अर्थात उच्च पूर्व पाषाण काल, और चौथा मध्य पाषाण काल संस्कृति अर्थात आपके मेसोलिथिक पीरियड में। बताएं कहां से जो है इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं? सी, ठीक है,
और भी बताइए, ब्लेड एंड ब्यूरिन, ये किस पर बने हैं? पहली बात तो ये बता दीजिए। ब्लेड एंड ब्यूरिन की जब हम बात करते हैं तो ये जो टूल हैं आपके, ये फ्लेक टूल के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं? ये आपके फ्लेक टूल्स के उदाहरण हैं, जिन्हें हम फलक उपकरण कहते हैं। ठीक है, पहली बात ध्यान लीजिए, आपको पता होगा कि हमारे यहां पर जो टूल्स होता है, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिन्हें हम कोर टूल कहते हैं, दूसरा जिन्हें हम फ्लेक टूल कहते हैं। ठीक है, जिसे आप क्रोड उपकरण कहते हैं, और दूसरा जिसे आप जो है कि फलक उपकरण कहते हैं। ये दो हैं। ठीक है, तो ऐसे में ब्लेड एंड ब्यूरिन द राइट आंसर इज, इनका जो प्रमाण है वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जाना जाता है। इनके जो प्रमाण वो कहां से मिलते हैं? आपके उच्च पूर्व पाषाण काल में जो है इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग काल में, जब हम निम्न पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार के उपकरण मिलते हैं? जैसे में आपका हो गया चॉपर, ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका चॉपिंग। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपने जरूर नाम सुना होगा एस्यूलियन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सोहन उपकरण। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ओल्ड वान उपकरण, ओल्ड वान उपकरण। आपने नाम सुना होगा पेबल उपकरण। तो ये सभी जो आपके उपकरण हैं, यह सभी के सभी आपके निम्न पूर्व पाषाण काल में माने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें मध्य पूर्व पाषाण काल की, तो इसमें जो है हमें फलक उपकरण का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। अर्थात इसी काल में सबसे पहली बार फलक के ऊपर उपकरण बनाने की परंपरा शुरू हुई, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उपकरण है इनका वो है स्क्रैपर। क्या है? स्क्रैपर। तीसरे इस फेज में आपके उच्च पूर्व पाषाण काल में, मैंने आप लोगों को बताया, यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन भी है, ब्लेड एंड ब्यूरिन। ठीक है, इसके अलावा यदि हम मध्य पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एरा की बात करते हैं, तो यहां से जो हमें प्रमाण प्राप्त होता है वह होता है लघु पाषाण उपकरण का। ठीक है, अर्थात ये कौन सा? जिसे हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। अब ये लघु पाषाण उपकरण भी बेटे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन जियोमेट्रिक जिसे हम अज्यामितीय प्रकार के लघु पाषाण उपकरण, और दूसरा होता है जियोमेट्रिक। ठीक है, अर्थात ज्यामितीय प्रकार के लघु पाषाण उपकरण के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि जब आप मध्य पाषाण काल पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि हमारा जो मध्य पाषाण काल है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका जो है कि पूर्व मध्य पाषाण काल, और दूसरा जिसे हम उत्तर मध्य पाषाण काल, जिसे आप अर्ली मेसोलिथिक पीरियड, और दूसरा जिसे हम लेट मेसोलिथिक पीरियड के रूप में जो है जानते हैं। तो जो अर्ली मेसोलिथिक पीरियड है, पूर्व मध्य पाषाण काल है, वहां से नॉन जियोमेट्रिक अर्थात अज्यामितीय प्रकार के जो लघु पाषाण उपकरण है वो प्राप्त होते हैं, और दूसरा वह फेज जहां से ज्यामितीय प्रकार के उपकरण है वो आपका लेट मेसोलिथिक पीरियड है। ठीक है, जो आपके नॉन जियोमेट्रिक है इसको हम लोग एसेरेमिक फेज भी कहते हैं। मतलब वो काल जहां से किसी प्रकार के मृदभांड का जो प्रमाण है वह नहीं मिलता, और दूसरा जो फेज है वो सेरेमिक फेज कहलाता है, मृदभांडीय काल कहलाता है। अर्थात जो जियोमेट्रिक टूल्स ऑफ माइक्रोलिथ्स हैं उनके साथ हमें मृदभांडों का भी जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। इसके बाद आपका जो अगला काल बचता है, अगला काल है आपका कौन सा? अगला काल है आपका नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण दिखाई देते हैं? तो नवपाषाण काल में जो है हमें कि जो आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं, अर्थात ऐसे आपके पत्थर के उपकरण जिनके ऊपर जो है हमें किसके प्रमाण दिखाई देते हैं? एक विशेष प्रकार की जो चमक है वो दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही साथ इस काल का सबसे जो प्रमुख उपकरण है नवपाषाण काल का वो क्या है? वो है सेल्ट, जिसे हम कहते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट मैं आपको और ऐड कर दूं कि उच्च पूर्व पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो इस काल में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ क्या? बोन टूल्स। ठीक है, अभी तक जो है कि लोअर पैलियोलिथिक एंड मिडिल पैलियोलिथिक तक जो उपकरण है वो केवल और केवल
स्टोन के ऊपर बनाए जा रहे थे। लेकिन अपर पैलियोलिथिक पीरियड में फॉर द फर्स्ट टाइम द इंट्रोडक्शन ऑफ बोन टूल्स इज अराइव्ड। इस काल में जो सबसे पहली बात जो है हमें किसके प्रमाण मिलते हैं, जो बोन टूल्स हैं उसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, इसी में जो आधुनिक मानव है सबसे पहली बार देखने को मिलता है, उसका उद्भव सबसे पहली बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम आपके जो ये उच्च पूर्व पाषाण काल है, इससे हम सर्वश्रेष्ठ पाषाण काल के रूप में जो है जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सिहावल एक पुरास्थल है, किस काल से संबंधित? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक? बताइए भाई। सिहावल जो पुरास्थल है वह किससे संबंधित है? अरे भाई पढ़ा होगा, 4 जमाव मिलते हैं, कुछ याद आ रहा है? बताइए, 4 जमाव के जो प्रमाण हैं वहां से देखने को मिलता है। डी। ठीक है, और भी लोग बताएं। सोन घाटी। ठीक है, देखिए आपने सिहावल नाम सुना होगा, आपने पटपरा नाम सुना होगा, ठीक है, याद होगा। तो सिहावल जो है आपके किस काल से संबंधित है? यह आपका जो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, उच्च पूर्व जो पाषाण काल है उससे हम जो है इसको जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी सांस्कृतिक संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का ज्ञान होता है? अब आपको पता होगा कि जब भी हम उत्खनन की बात करते हैं तो उत्खनन 2 प्रकार का माना गया है मुख्यतः। कौन कौन सा? तो एक है आपका लंबवत उत्खनन और दूसरा है आपका क्षैतिज उत्खनन, जिसे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सकेवेशन के रूप में जो है जानते हैं। बताइए किसका ज्ञान होता है? किससे? लंबवत उत्खनन से। संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का, किसकी जानकारी जो है वह प्राप्त होती है लंबवत उत्खनन से। कोई बता सकता है आप में से सही आंसर क्या होगा? बेसिक्स आंसर है भैया। अब यदि इसको गड़बड़ करोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। बताओ। देखो भैया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये यहां पे बी लिखा है इन्होंने, डी। ठीक है, अर्थात संस्कृति के काल मापन का। आप लोगों को मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जब आप लंबवत उत्खनन करते हैं, वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो जो पुरास्थल है वहां से किन किन संस्कृतियों का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। मतलब कि कुल कितनी संस्कृतियां जो हैं वहां पे उनके प्रमाण देखने को मिले, लाइक लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल पीरियड, किस कालों के जो प्रमाण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हमें ये टाइमलाइन निकालना होता है, ये जानना होता है कि कितनी संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है, वो जो काल मापन है, टाइम ऑफ कल्चर, ये देखना होता है, देन हम जो है कि वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं। लेकिन जब किसी एक सिंगल संस्कृति का जो क्षेत्र विस्तार है उसको जानना होगा, सांस्कृतिक आकार को जानना होगा, तब हम जो है कौन सा एक्सकेवेशन करेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन करेंगे। तब जो है हम वहां पे जो क्षैतिज उत्खनन है वह करेंगे। ठीक है, समझिएगा इसको। अब इसको लेके अलग अलग जो है कि स्कॉलर्स ने नाम याद रख लीजिए। मार्टिमर व्हीलर ने जो है
कि बड़ा ही तगड़ा स्टेटमेंट दिया लंबवत उत्खनन को लेके और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन को लेके। एक को कहा कि रेल तो है लेकिन विदाउट टाइम टेबल, ठीक है, वो किसके लिए कहा, हॉरिजॉन्टल के लिए कहा। एक कहा कि टाइम टेबल तो है लेकिन विदाउट ट्रेन, और रेलवे टाइम टेबल विदाउट ट्रेन, ये किसके लिए कहा, लंबवत उत्खनन के लिए। मतलब कि टाइम टेबल है, ये टाइमलाइन हमें पता है ये है, लेकिन ट्रेन जो है वह नहीं है। किसके लिए कहा, लंबवत के लिए। 36 के लिए उन्होंने क्या कहा कि ट्रेन का तो पता है कि ट्रेन ये है, एक सिंगल ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी, लेकिन उस ट्रेन का टाइम टेबल क्या है वो नहीं पता। ठीक है, तो ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मार्टिमर व्हीलर के, जो कि आपके एग्जाम में जो है वो आते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। पढ़ाते समय मैंने बताया भी था, ऑप्शन है आरबी फूड, कनिंघम, एचडी संकालिया, जेम्स प्रिंसेप। बताइए भाई, किसे जो है हम इंडियन प्री हिस्ट्री जो है उसके फादर के रूप में जानते हैं। माफ कीजिएगा, यहां पे जो टर्म हिस्ट्री लिखा है यहां पे क्या हो जाएगा, प्री हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है मेरे भाई। कोई बता सकता है व्हाट इज द राइट आंसर। एक क्लास हम रात में और लेंगे, ठीक है, इसी आपके स्टोन एज पे। आज रात में एक क्लास स्टोन एज पे और होगी और ये टॉपिक हम आज कंप्लीट कर लेंगे। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज है वो कल की क्लास से स्टार्ट होगा। देखिए, जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक है वो आरबी फूट को कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट इनका पूरा नाम है। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है कि 13 मई 1863 को जो है कि जो आपका तमिलनाडु के मद्रास के निकट जो आपका पुरास्थल है पल्लवरम, ठीक है, पल्लवरम, यहां से जो है इनको प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण का जो प्रमाण है, प्रथम पूरा पाषाणिक जो उपकरण है उसका जो प्रमाण है वहां से इनको प्राप्त हुआ था। और वह उपकरण क्या था, वह उपकरण था एस्यूलियन उपकरण, क्लीवर था। क्या था, क्लीवर था। ठीक है, बाकी यहां पे नाम कनिंघम का भी दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कनिंघम भी पिता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यह जाने जाते हैं भारतीय पुरातत्व के। किसके, भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, वह कौन जाने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं कनिंघम, ये फर्स्ट डीजी थे। ये क्या थे, फर्स्ट डीजी थे। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, कहां के, एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, लगभग 1871 के आसपास में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का जो काम है, ठीक है, इनका जो भी निर्देशन है, मार्ग प्रशस्त किया गया, वो किसने द्वारा किया गया, तो वेन शांग का यात्रा वृत्तांत आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि इन्होंने इस पे काम किया। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप का भी नाम दिया है, ये भी जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन किसके जनक के रूप में, तो जो भारतीय मुद्रा शास्त्र है, भारतीय मुद्रा शास्त्र, उस भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में जो है कि ये जेम्स प्रिंसेप जो है जाने जाते हैं। ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने जो है कि क्या किया था कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी जो लिपि है, इसको इन्होंने पढ़ा था, उसमें सफलता प्राप्त की थी। इसका उन्होंने निर्वाचन किया था। कब किया था निर्वाचन, तो उन्होंने 1834 से 1834 से 1837 के बीच में जो है अशोक के अभिलेख में प्राप्त जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने का जो काम है वह इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ जो है दोस्तों चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है कि अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है।
पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। ऑप्शन सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति। कौन सा स्टोन एज का कल्चर नहीं है, यह आपको बताना है। बताइए भाई। देखिए सिंपल सा है, बाकी तीन ऊपर आपको जो देख रहे हैं नाम आपने सुना होगा। विंध्यन संस्कृति कोई संस्कृति है नहीं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी आप सोहन संस्कृति हम जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि जो सोहन प्रकार का उपकरण है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका भी अपना अलग अलग फेज है। जैसे प्रारंभिक सोहन प्रकार के उपकरण, ठीक है, विकसित सोहन प्रकार के उपकरण, ठीक है, अंत सोहन प्रकार के उपकरण। तो इनके उपकरणों को भी अलग अलग फेज में बांटा गया है। जब आपको सोहन संस्कृति पढ़ाएंगे पेड बैच में तो वहां पे बेटे आपको इसकी जानकारी डिटेल में जो है आपसे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप दोस्तों इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे सेगमेंट में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारा जो छोटा सा परिवार है रुद्र एजुकेशन हब का, उसको बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम आपके लिए और भी मज़ेदार जो कंटेंट है, जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेज हैं, जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, वो हम आपको दोस्तों प्राप्त करा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में कुछ अन्य बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।